पारादीप परिवहन लिमिटेड एक और कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। बट माइंडेड जो ये कंपनी है, जो इस कंपनी का बिजनेस है, वो काफी सॉलिड लगता है। बट प्रॉब्लम ये है दैट जो इस कंपनी के बिजनेस का साइज है वो थोड़ा सा छोटा है, बट एसएमई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक ठाक है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। पारादीप परिवहन लिमिटेड, ये कंपनी 2000 से इस बिजनेस में है एंड उड़ीसा में एक पोर्ट है पारादीप पोर्ट के नाम से। ये कंपनी वहीं पर अपना बिजनेस करती है एंड अपने आप को पोर्ट सर्विस प्रोवाइडर बोलती है। ये कंपनी कार्गो हैंडलिंग, कस्टम क्लियरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, शिप हस्बेंड्री, स्टीप डोरिंग एंड ड्रेजिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब कस्टम क्लियरेंस, कार्गो हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये हम सबको पता है। शिप हस्बेंड्री क्या होता है? अभी तक मैंने सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री के बारे में सुना था। शिप हस्बेंड्री मेरे लिए भी नया वर्ड है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जब भी कोई शिप किसी पोर्ट पर आता है तो वहां पर जो एक नॉर्मल इंस्पेक्शन का काम होता है, नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है ताकि शिप ठीक ठाक चलता रहे। ये जो सर्विसेज होती हैं ये आती हैं शिप हस्बेंड्री के अंदर। ऐसे ही एक वर्ड है स्टीप डोरिंग। तो यहां पर जो शिप में से लोडिंग एंड अनलोडिंग का काम होता है, उससे रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं वो सर्विसेज स्टीप डोरिंग सेगमेंट के अंदर आती हैं। एंड ऐसे ही इस कंपनी ने एक वर्ड यूज करा है ड्रेजिंग। बेसिकली जो ओशियन होता है, लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, वहां पर जो सेडिमेंट्स हटाने का काम होता है वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आता है। ऐसे ही ओशियन, लेक्स, रिवर्स में से डेब्रिज हटाने के काम भी इसी पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आता है। इस तरह का जो काम होता है वो ड्रेजिंग सेगमेंट के अंदर आता है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये कंपनी माइंस टू पोर्ट एंड इंट्रा पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दैट जो ये कंपनी है, इस कंपनी का एक्चुअल में बिजनेस क्या है, ये कंपनी क्या काम करती है। अब जो ये इस तरह का बिजनेस होता है, ये काफी सॉलिड बिजनेस माना जाता है। बिकॉज एक बार आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आप मान के चलो एक किस्म से लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी पक्का हो जाता है। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो इस कंपनी ने कुछ एक सेगमेंट वाइज अपनी रेवेन्यू को डिवाइड करा हुआ है। इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है इंटरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन से। यहां से अप्रोक्सीमेटली 53% रेवेन्यू आती है। 19% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स की हायरिंग से। लोडिंग अनलोडिंग से अप्रोक्सीमेटली 20% रेवेन्यू आती है एंड लेस देन 8% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की अदर मिसलेनियस सर्विसेज से। अब आप एक काम करो, इस कंपनी की क्लाइंट वाइज रेवेन्यू को देखो। इस तरह का क्लाइंट वाइज रेवेन्यू बाइफरकेशन कुछ एक सेलेक्टेड कंपनियां ही प्रोवाइड करती हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। अदरवाइज नॉर्मल बिजनेस सेंस में कोई भी अपने क्लाइंट से कितना बिजनेस आया है वो नहीं बताता। आप इस कंपनी के कस्टमर्स की लिस्ट देखो एंड रेवेन्यू देखो। एंड यहां पर इस कंपनी का जो सबसे बड़ा कस्टमर है वो है इफको, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। यहां से इस कंपनी की 58% के आसपास रेवेन्यू आती है। सिवा सीमेंट से इस कंपनी की मोर देन 21% रेवेन्यू आती है एंड बाकी कस्टमर से इस कंपनी की लेस देन 10% के आसपास रेवेन्यू आती है। कस्टमर वाइज की बात कर रहा हूं मैं। सो ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल हो गया। अब जिस तरह की सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है, काफी सॉलिड बिजनेस माना जाता है इसको। एंड यहां पर लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी रहती है जनरल सेंस में। अब एक काम करते हैं, अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं एंड शुरू करते हैं इस कंपनी के एसेट बेस से। मार्च 2022 में कंपनी का एसेट बेस था 118 करोड़ रुपीस का। अगले साल इस ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। मार्च 2024 में ये 138 करोड़ रुपीस के आसपास है एंड इस साल टिल सितंबर 2024 ये 164 करोड़ रुपीस के आसपास है। रेवेन्यू अगर हम देखें तो वो धीरे धीरे कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। मार्च 2022 में ये 189 करोड़ रुपीस की थी। अगले साल ये 202 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। मार्च 2024 में ये 211 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी ने मोर देन 137 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू क्लॉक कर ली है। दैट मींस 24-25 ये कंपनी 250 से 300 करोड़ रुपए की रेवेन्यू पर क्लोज करेगी। अब रेवेन्यू कंपनी की धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट भी कंपनी का धीरे धीरे बढ़ रहा है। मार्च 2022 में ये 3 करोड़ रुपए से कम था, फिर ये 6.5 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। 2024 में ये 15 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड इस साल के 6 महीने में ये 5 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। करंट में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये नेगेटिव हो गया है। ये थोड़ी सी कंसर्निंग बात है। एंड जो इस कंपनी का डेट लेवल है वो भी बढ़ा है, तो ये भी एक दूसरी कंसर्निंग बात है। बट जो इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल मार्जिन है वो धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रहे हैं, जो सबसे अच्छी बात है। ये कंपनी अभी
16.23% के EBITDA मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 7.11% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, मोर देन 33% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड मोर देन 26% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अच्छी बात यह है दैट ये जो मार्जिन से कंपनी के धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रहे हैं। तो अगर हम इस कंपनी के बिजनेस को ब्रॉडर सेंस में देखें, ओवरऑल सेंस में देखें, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है एंड इसी वजह से जो इस कंपनी की रेवेन्यू है कोई बहुत बढ़िया पेस से नहीं बढ़ रही है, बट धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। ये अच्छी बात है। प्रॉफिट भी कंपनी का धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड मार्जिन भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये कंपनी कुछ एक ऐसी कंपनीज में से आती है जिनके अंदर पोटेंशियल होता है दैट वो लिस्ट तो हो एज एन एसएमई कंपनी, बट थोड़े टाइम में उन कंपनीज के पूरे पूरे चांसेस होते हैं दैट वो कंपनियां मेन बोर्ड सेगमेंट में माइग्रेट हो जाएंगी एंड इस कंपनी के अंदर ऐसा हमको नजर आता है। एंड अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 156 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 44.86 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का इशू साइज है, ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 93 रुपीज से 98 रुपीज का प्राइस बैंड है। 1200 शेयर्स का लॉट साइज है। तो यहां पर जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,17,600 रुपीज की। 17 मार्च को आईपीओ ओपन होगा, 19 मार्च को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 24 मार्च को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करने वाली है वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए। दैट मींस इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी का डेट लेवल है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कम होगा या कंट्रोल में रहेगा, ठीक। एंड इसकी वजह से जो कंपनी की रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगी, बट इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में हमको अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो अभी क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो यहां पर मैं आपको बोलूंगा दैट जो अभी तक हमने रिसेंट में कुछ एक एसएमई कंपनीज को देखा है, शायद ये कंपनी फंडामेंटल वाइज सबसे बेस्ट कंपनीज में से एक है। बट जो इस कंपनी के अगेंस्ट या इस कंपनी के डायरेक्टर्स के अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं वो थोड़े से कंसर्निंग है, बिकॉज वहां पर कहीं ना कहीं हमें इस कंपनी की मैनेजमेंट की इंटेंशन ठीक नजर नहीं आती है। बिकॉज जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनकी कंपनीज ने लोन लिए हैं एंड बाद में वो कंपनियां इंसॉल्वेंसी में चली गई हैं। ये किसी भी मैनेजमेंट के लिए, किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट के लिए काफी नेगेटिव माना जाता है। बट ओवरऑल सेंस में कंपनी का आईपीओ ठीक ठाक लग रहा है। स्टिल एसएमई आईपीओ है, बी केयरफुल, बी एक्सट्रीमली केयरफुल इनफैक्ट। बट अगेन इस कंपनी के अंदर वो पोटेंशियल है दैट ये कंपनी लिस्ट तो हो एसएमई सेगमेंट में, बट धीरे धीरे कुछ टाइम बाद ये कंपनी मेन बोर्ड सेगमेंट में माइग्रेट हो जाए, इसके थोड़े से चांसेस हैं। अभी मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा, बट अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखूंगा। सब्सक्राइब ना करने का रीजन है दैट अभी जो मार्केट है काफी वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। तो ऐसे टाइम में मैं एक एसएमई सेगमेंट की कंपनी में तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। आप मेरे डिसीजन के बेसिस पर अपना डिसीजन बिल्कुल मत लें। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।